दोस्तों आज के साइंस वाले वीडियो को चालू करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, किसी भी चुंबक का असर कितने एरिया तक है, उसका प्रभाव कितने एरिया तक फैला हुआ है, उस एरिया को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, सबसे सरल शब्दों में। दूसरी बात हमें जानना है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जिस प्रकार से कोई चुंबकीय पदार्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार की विशेषताओं वाली हमारी धरती भी है। हमारी धरती एक चुंबक की तरह काम करती है। इसमें भी एक नॉर्थ वाला सिरा रहता है और एक साउथ वाला सिरा रहता है। दूसरी बात यह हो गई, यदि ये चुंबक है तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स निकलेंगी और इसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जो कि पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं फैला हुआ है। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र है, सूरज से जो सोलर विंड आती हैं और जो चार्ज पार्टिकल आते हैं उनको हमारी धरती में आने से रोकता है, वो हमारी पृथ्वी को सेफ करता है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। पहली जो न्यूज़ है उसमें ये बताया गया है कि सार्क किस प्रकार से डायरेक्शन का पता लगाती हैं। एक बार अपने घर से ये निकलती हैं तो हजारों किलोमीटर की यात्रा को तय करती हैं, फिर से उसी रास्ते में कैसे अपनी घर की वे वापसी कर लेती हैं, यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। तो इसके लिए जो सार्क मछलियाँ हैं ना, वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती हैं। तो ध्यान हमें ये रखना है कि ना केवल एनिमल्स, इसके अलावा कई सारे पक्षी भी मैग्नेटो रिसेप्शन का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनके अंदर एक स्पेशल सेंस है, ताकि वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे डिटेक्ट कर सकें और अपनी लोकेशन का पता लगा सकें। जिस रास्ते से वो आए हैं, ठीक है, उस रास्ते का वो पता लगा सकें। ऐसी उनके अंदर एक स्पेशल सेंस होती है। तो एक स्टडी पब्लिश हुई है करंट बायोलॉजी में, जिसमें ये फाउंड किया गया है कि हमें एक सॉलिड सबूत मिला है। इन्होंने प्रूफ कर दिया है कि नहीं, इनका ये यूज़ करती हैं। तो कैसे करती हैं? तो सार्क जो है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती हैं उनकी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रहती है उसके दौरान। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसकी। देखिए, वैज्ञानिकों ने 20 जो है बोनेट हेड शार्क्स को पकड़ा। इसके बाद इनको उठाया इन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको से और इनको ट्रांसपोर्ट करके ले गए ये लोग फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की लैब, ताकि एक्सपेरिमेंट कर सकें। इसके बाद इन्होंने काम क्या करा, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक कंडीशन उपस्थित करी। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने उत्पन्न करा था, वो उसने एक लोकेशन को रिप्रेजेंट किया सैकड़ों किलोमीटर, जहाँ से इनकी लोकेशन थी ना, वहाँ से। इसके बाद इनको ये बात पता चली कि सार्क अपने आप को ओरिएंटेड कर लेती हैं, अलाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्रकार से इनको मैग्नेटिक फील्ड मिलते जाता है ना, उसी के हिसाब से अपने को अलाइन कर लेती हैं और उसी रास्ते में चलते जाती हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पेंगुलिन से। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये पेंगुलिन का पिक्चर है। कोविड-19 आने से पेंगुलिन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। देखिए, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ना, इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि किस प्रकार से हम अपने जो वन्य जीव प्राणी हैं उनकी जो तस्करी होती है, अवैध शिकार हो रहा है, उनका आवास जो नष्ट हो रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर एक नई स्टडी सामने आई है। सबसे पहली बात तो यही होती है कि हमें किसी भी प्राणी की पहचान होना चाहिए। वो जीव कहाँ का है, किस देश का है, अपने देश का है कि चीन का है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तो हम कैसे उचित कार्यवाही कर पाएंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि इस काम में संलिप्त हैं या लगे हुए हैं। अब जैसे कि हमारे इंडिया की बात करें ना, तो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग इनके संरक्षण के काम में लगे हुए हैं, कंजर्वेशन के काम में लगे हुए हैं, लेकिन इनको तुरंत जानकारी नहीं रहती है जिससे ये लोग पता लगा सकें कि ये जो प्राणी का शिकार किया गया है वो कहाँ का है, हमारे इंडिया है कि या फिर बाहर का है, जिससे तुरंत ही जो है केस दायर हो सके किसी के भी खिलाफ में।
अब हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलर पेंगोलिन की। पेंगोलिन का बहुत ही ज़्यादा शिकार होता है, खास करके इसकी जो स्कल रहती है ना उसके लिए। इसकी स्कल जो है ड्राई रहती है, जिससे इसको पाउडर के रूप में बनाने में बहुत आसानी जाती है और इसकी गोली भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसका अवैध शिकार जो हो रहा है, अब देखिए अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रजाति के पेंगुलिन पाए जाते हैं। कुछ हमारे इंडिया में है, कुछ चाइना के हैं, कुछ और भी अन्य देशों के हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनकी पहचान करना होगा। यदि कोई इनका शिकार करता है तो हमें सबसे पहले यही समझना है ना कि ये इंडिया का है कि चाइना का है या फिर दूसरे देश का है, और तुरंत हम जो है किसी के खिलाफ जो है केस दायर कर सकें। इसके लिए लोग वैज्ञानिकों ने क्या काम करा है, इनकी जो स्कल रहती है ना, स्कल का एक तो शिकार होता है, के कारण शिकार होता है इनका, तो स्कल की पहचान इन्होंने करी है कि किस देश का जो पेंगुलिन है उसका स्कल कैसा रहेगा, ठीक है, ताकि जो है डिफरेंस पैदा किया जा सके दो प्रजातियों के बीच में। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, इंडियन पेंगुलिन का पहला वाला चित्र है। देखिए इसके बॉडी के बीचों बीच का जो स्कल है इस प्रकार से दिख रहा है, और इसके पिछले वाला जो हिस्सा है इस प्रकार से थोड़ा संकरा टाइप का रहता है। वहीं यदि हम चाइनीज़ पेंगुलिन की बात करें ना, तो उसका कलर थोड़ा अलग रहेगा और पीछे वाले हिस्से का भी थोड़ा साइज अलग रहता है। इस प्रकार से इन्होंने इनके स्कल को अरेंज किया है और अलग अलग कैटेगरी में इनको बांट दिया गया है ताकि इनकी पहचान जल्दी से हो सके। अब इनके प्रोटेक्शन की हम बात करें, पेंगुलिन जो है ना, इनको लिस्ट किया गया है शेड्यूल फर्स्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो ट्रैफिकिंग है ना, अवैध शिकार है, ये आज भी बहुत ज़्यादा होता है। आखिर क्या रीज़न है इनका? तो देखिए सबसे पहली तो प्राइमरी डिमांड रहती है इसके स्केल की, जिसका यूज़ ट्रेडिशनल ईस्ट एशियन मेडिसिन्स बनाने में करते हैं। हर साल यदि इसका हम ट्रेड देखें ना, अवैध रूप से जो होता है वो होता है $2.5 बिलियन का हर साल। इतना ज़्यादा इनका शिकार होता है। अब हम बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता की। इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या क्या खोज किए हैं और इनसे क्या हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ZSI कोलकाता की। तो इनका ये कहना है कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ या फिर मानक तैयार कर लेते हैं ताकि हम इनकी पहचान आसानी से कर सकें। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से इनकी जो प्रजातियां कम हो रही हैं ना, डिक्लाइन हो रही हैं, उनको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने एक टूल को डेवलप किया है, ठीक है, जिसमें ये क्या करेंगे, इंडियन पेंगुलिन और जो चाइनीज़ पेंगुलिन है ना, इनके स्केल्स को पीस के रूप में रख लेंगे ताकि पहचान हो सके। दूसरी बात ये है, फिर उन पीस का स्केल्स की जो पीस है निकली है ना, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जो पिक्चर में हम देख लिए हैं, उनके स्वभाव का वो वर्णन करेंगे कि इनका फीचर क्या है, इसकी क्या खासियत है, क्या इनका साइज है, इस वक्त प्रकार से। तो इन्होंने 2 स्पीसीज की 624 स्केल्स की इन्होंने क्या किया, उनका सीक्वेंस बनाया है, एक सीरीज बना दी है, ठीक है। इसमें उन्होंने 2 प्रकार के पेंगुलिन लिया था, और जब इन्होंने उस सीरीज को बना दिया तो फिर बाकी जो जितनी भी कैटेगरी की पेंगुलिन पाई जाती हैं उनसे इनकी तुलना हो सके, ऐसा इन्होंने इसलिए किया। अब तुलना कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी प्रजाति की पेंगुलिन का साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका वजन कितना है, और उसमें रिज कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कितनी संख्या में पाए जाते हैं उसके स्केल में। इस प्रकार से उन्होंने 2 जो स्पीसीज हैं, प्रजाति है पेंगुलिन की, उनके स्केल्स की सीक्वेंसिंग की है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर किस प्रकार से पेंगुलिन के मेजरमेंट में हेल्प करता है।
देखिए वर्नियर जो कैलिपर होता है ना, एक प्रकार से डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है जो किसी भी वस्तु की उसकी जो लंबाई चौड़ाई रहती है ना उसको मेजरमेंट करने का काम करता है। ठीक है, यदि हम इसकी लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm। तो देखिए इसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं ना पेंगुलिन के, उनको आप आसानी से माप सकते हो वर्नियर कैलिपर की सहायता से। मॉर्फोलॉजिकल किसको कहेंगे? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, ठीक है, जिसमें ठीक है किसी भी एनिमल का फॉर्म या फिर उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो। अब आप देखिए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, कोई वाइल्ड लाइफ का ऑफिसर है, वो यदि इनको जब्त करता है तो तुरंत उसका वजन तय करेगा, उसके बाद एस्टिमेट लगा लेगा कि कितने सारे जो पेंगुलिन है ना उनकी हत्या या फिर उनका शिकार किया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि जो एक सिंगल मैच्योर चाइनीज़ पेंगुलिन रहता है ना, उसका जो वज़न रहता है रफली 500 से 700 ग्राम रहता है। लेकिन यदि हम इंडियन पेंगुलिन की बात करें तो एक इंडियन पेंगुलिन का स्कल का जो वज़न रहता है ना 1.5 से 1.8 किलो तक होता है। अब यदि हम बात करें ना कितना शिकार इसका किया जाता है, क्या इसके डेटा है, तो स्टडी एक सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2000 से लेकर के 2019 का जो साल रहा है, इसमें लगभग 8,95,000 पेंगुलिन का अवैध रूप से शिकार किया गया है। किसी एक देश की बात नहीं है, पूरे विश्व में इनका शिकार किया जाता है, जिसमें शामिल है मेन रूप से एशियन पेंगुलिन और दूसरा अफ्रीकन पेंगुलिन। अब ये जो शिकार किया गया है, तो ये जो प्रजाति है, कौन सी प्रजाति किस कैटेगरी में है? इंडियन पेंगुलिन जो है ना इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और जो चाइनीज़ पेंगुलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। अब बात वही हो जाती है कि इनकी पहचान करना आखिर है क्यों ज़रूरी, ताकि एक प्रोटोकॉल को हम डेवलप कर सकें। ठीक है, फट से हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये जो पेंगुलिन है वो कौन सी स्पीसीज की है, किस देश की है। अब यदि हम बात करें कि चाइनीज़ पेंगुलिन कौन कौन से एरिया में पाई जाती है, तो चाइनीज़ पेंगुलिन वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना अपने देश का, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो आखिर इनकी समस्याएं क्या क्या चीज़ हैं? देखिए पहली समस्या तो ये है कि इनकी जो पॉपुलेशन है ना ऑलरेडी लिमिटेड है, और जियोग्राफिकल जो रेंज है उनका एरिया भी बहुत लिमिटेड एरिया में ये पाई जाती हैं, और कंटिन्यू इनका जो आवास है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहा है, और तेज़ी के साथ में इनकी संख्या घटती जा रही है। इसके लिए हमें इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके अलावा हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हम स्किल बिल्डिंग के वर्कशॉप का आयोजन करें। मतलब स्किल बिल्डिंग मतलब देखिए कई सारे जो लोग लगे हुए हैं इस काम में, कई सारी जो संस्थाएं काम में लगी हुई हैं, उनको ना इन प्रजातियों की जानकारी नहीं होती है, तो उनको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन जो है ZSI की तरफ से किया जाता है। और दूसरी बात यह है, अभी जो स्टडी सामने आई है ना ZSI का कलकत्ता का कहना है कि हम इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे, उनको समझाएंगे कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अब जैसे कि कई सारे ऑफिसर कौन कौन से हो सकते हैं जो कि कंजर्वेशन काम में लगे रहते हैं? फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं, कस्टम वाले ऑफिशियल रहते हैं, एयरपोर्ट की अथॉरिटी रहती है, ठीक है, जो कि सर्च करते हैं और इनकी सीजर करते हैं, जब्ती करते हैं। तो इनके लिए उनको कुछ क्लू तो रहना चाहिए ना कि आखिर हम इनकी पहचान कैसे कर सकेंगे और तुरंत जो है केस आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड। देखिए बादल में जब आप एक चमक देखते हो ना बिजली की, उससे रिलेटेड है। इसके लिए हमें सबसे पहले लाइटनिंग बोल्ट या फिर स्ट्राइक को समझना होगा।
देखिए, लाइटनिंग बोल्ट या फिर जिसको हम स्ट्राइक भी कहते हैं, एक प्रकार से ब्राइट चमक होती है, ब्राइट फ्लैश होती है, जो कि एकदम तुरंत उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? पावरफुल इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज होता है, हाई वोल्टेज करंट का। कहाँ कहाँ पर? 2 पॉइंट के बीच में। थंडर क्लाउड की हम बात कर रहे हैं। कहाँ पर? थंडर क्लाउड में बिजली का जब डिस्चार्ज होता है, उसको ही हम कहते हैं लाइटनिंग बोल्ट और स्ट्राइक। और अब हमें थंडर स्टॉर्म्स को भी समझने के पहले, ठीक है, कम्युलस क्लाउड को समझना होगा। ये एक प्रकार के पफी क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, जो कि आसमान में हमें कैसे दिखते हैं? ऐसा लगता है कि एकदम कॉटन बिछ गया है, फ्लैट कॉटन उड़ते हुए हमें दिखता है। ठीक। दूसरी बात, इनका जो बेस रहता है ना, इस प्रकार के बादल का, वो फ्लैट रहता है। और यदि हम हमारी धरती के ग्राउंड से इनकी हाइट की बात करें तो 1000 मीटर्स या फिर 3300 फीट की हाइट में ये रहते हैं या फिर उड़ते हैं। हमने इनका बेस देख लिया है, अब हम देखते हैं इनके टॉप। इनका जो टॉप रहता है वो राउंडेड टावर्स के रूप में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं थंडर स्टॉर्म्स की। तो ये एक प्रकार से बादल ही होते हैं, ठीक है, जिनका जो टॉप रहता है वो स्प्रीडिंग रहता है, मतलब फ्लैट रहता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी से अपने आप को चार्ज करके रखते हैं, जिसके कारण क्या है? थंडर और लाइटनिंग उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं जो बिजली की चमक आप देख रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जो स्टडी सामने आई है उसमें क्या बात बताई गई है। देखिए, जो बिजली का जो डिस्चार्ज होता है ना, जिसके कारण चमक उत्पन्न होती है, तो जिसका एक कंपनी या फिर जो कि साथ देता है कौन? लाइटनिंग बोल्ट्स। और जिसको हम कैमरा के द्वारा नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या चीज़ उत्पन्न होती है उस दौरान में, ये वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। इनका ये कहना है कि लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्सिल रेडिकल उत्पन्न होते हैं लाइटनिंग के दौरान। अब हाइड्रोक्सिल रेडिकल की बात करें ना, जिसको हम OH कहते हैं, इज़ द न्यूट्रल फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और यदि हम मोस्टली देखें ना, तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रो परऑक्साइड्स ROOH, ठीक है। तो जो OH है वो ROOH से उत्पन्न किया जाता है। इसका जब डीकम्पोजिशन हम करते हैं ना, विघटन करते हैं, तो कहाँ पर? एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री हो, इसको यूज़ करने के लिए रिएक्शन यूज़ किया जाता है। किसका किसका? एटॉमिक ऑक्सीजन, और उसके साथ में यदि हम वाटर का रिएक्शन करेंगे ना, तो डीकम्पोजिशन हो जाएगा और इससे हमको प्राप्त होता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH, जिसको हम कहते हैं। तो अब हमने देखे हैं कि ये चीज़ उस दौरान निकल रही है, जो कि हम कैमरे से भी नहीं देख पाते हैं। तो अब ये जो चीज़ निकली है वो क्या काम कर देती है? ग्रीन हाउस जो गैस है ना, मीथेन, उसका विघटन करती है वातावरण में। अब इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो बैट से रिलेटेड है। चमगादड़। चमगादड़ क्या है? अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उनका पता लगा लेती है, लेकिन जो पता लगाती है वो टाइम की टर्म्स में लगाती है, डिस्टेंस की टर्म्स में वो चीज़ों का पता नहीं लगाती हैं, ठीक है। ये जो है सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं और साउंड वेव को सेंड करती हैं, ठीक है। इसके बाद वो कैलकुलेट कर लेती हैं कि कितना टाइम इसको लगने वाला है पहुंचने में, और कितना टाइम जो है रिफ्लेक्ट होके वो साउंड वेव आ जा रही है इनके पास में, ये टाइम का पता लगा लेती हैं। और जब ये इस चीज़ को कैलकुलेट करती हैं ना, तो इनको नॉलेज रहता है स्पीड ऑफ साउंड का, जो कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहता है। तो अभी एक बात सामने ये आई है कि साउंड की जो स्पीड है ना, कितनी है, ये जो चमगादड़ हैं इसकी जानकारी इनको बचपन से ही, जन्म से ही होती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं
इफ़िशिएंट ड्रग डिलीवरी की ये जो आर्टिकल आया है इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं इसको देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल को हमें पढ़ने से पहले नैनोमीटर को समझना पड़ेगा। नैनोमीटर क्या होता है? 1000 मिलियंथ ऑफ ए मीटर। यदि हम 1 मीटर की लेंथ लेते हैं और उसके ठीक है 1 अरब हिस्सा कर दें तो 1 अरबवां जो भाग है वो फर्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा वो कहलाया जाएगा नैनोमीटर, जिसको हम अति सूक्ष्म या फिर नैनोमीटर भी कहते हैं। अब आप समझ लीजिए नैनो पार्टिकल्स क्या होता है। देखिए कोई भी मैटर है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जिनका जो साइज है ना 1 से लेकर 100 नैनोमीटर्स डाया वाला होता है, उनको हम कहेंगे नैनो पार्टिकल्स। तो यदि हम इस आर्टिकल का ओवरव्यू देखें ना तो ये रोग से संबंधित है। अब यदि आप किसी रोगी को दवा दे रहे हैं तो उस दवा देने के तरीका को ही ये जो आर्टिकल है वो चेंज कर देगा। अब किस प्रकार से चेंज करेगा ये हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर पोटेंशियल है चेंज करने की डिसीज को। अब कई सारे डिसीज़ हैं जैसे कि कैंसर हो सकता है जिनका इलाज किया जा रहा है कैंसर का। इससे हमें क्या क्या चीज़ का पता लगता है? इससे हमें पता चलता है कि कैसे हम प्रीसिसली सही इफ़ेक्टिवली ड्रग्स की डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हम कैंसरस सेल की बात कर रहे हैं यदि उनमें हमें ड्रग्स को देना है तो। ये जो टीम है जिन्होंने इस चीज़ की खोज की है इन्होंने PACS का यूज़ किया जिसको प्रोटीन एंटीबॉडी भी हम कहते हैं। इसका उपयोग इन्होंने क्यों करा था? ताकि जो डिलीवरी हम कर रहे हैं ड्रग्स की कैंसर सेल्स को उसको हम एक अलग ही रूप दे सकें। इसके लिए उन्होंने प्रोटीन एंटीबॉडी का यूज़ किया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है स्मॉलेस्ट लेज़र से रिलेटेड है। विश्व का सबसे छोटा लेज़र। ठीक है, वैज्ञानिकों ने जो भौतिक विज्ञानी हैं उन्होंने इसमें सफलता हासिल कर ली है। अब लेज़र क्या होता है? लेज़र एक प्रकार की डिवाइस होती है जो कि प्रोड्यूस करती है कंट्रोल्ड रे। ठीक है, एक कंट्रोल किरण को ये प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइट से उत्पन्न होती है और जिसका यूज़ हम कर सकते हैं एज ए टूल। अब हम बात करते हैं कैसे इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। तो देखिए ये लोग सफल हो गए हैं बोस आइंस्टीन। ठीक, कंडेंसेट्स का मतलब होता है संघनित करना। तो देखिए अब इन्होंने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वाले जो कैरियर्स हैं ना इनकी एक सीरीज़ तैयार कर ली है जो कि लाइट पार्टिकल से रिलेटेड है। अब यही सीरीज़ एक प्रकार से हमें ऐसी लगने लगेगी कि जैसे ये लेज़र हो। अब ये जो अवस्था इन्होंने प्राप्त किया है ना ये इन कहाँ पे मिलने वाली हमें? 2 डायमेंशनल जो प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें मिलेगी। ठीक है,